हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नो ट्यूटोरियल। आज हम BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का जून 2022 सेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन ए का क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया एक्सप्लेन करके। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है आपका, हु आर अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स, व्हाट मेक्स देम अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स कौन हैं और क्या ऐसी फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स बनते हैं। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे आप, अंडर प्रिविलेज लर्नर्स रेफर्स टू इंडिविजुअल हु लैक एक्सेस टू रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट सिस्टम दैट आर नेसेसरी फॉर देयर एजुकेशनल डेवलपमेंट। अंडर प्रिविलेज लर्नर्स उनको बोलते हैं जिनके पास एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, सपोर्ट सिस्टम की कमी है, जिसकी वजह से वो अपने एजुकेशनल डेवलपमेंट में काम नहीं कर पाते हैं। They often come from socio-economically disadvantaged backgrounds and face various barriers that hinder their ability to succeed academically। और ये ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे मतलब रिमोट एरियाज, मान लीजिए आप ऐसे एरिया से जहाँ पे बहुत सारी बाधाएं हैं जिसकी वजह से वो अपनी जो एबिलिटी है उसमें सक्सेस नहीं कर पाते हैं एकेडमिक फील्ड में। और क्या क्या फैक्टर्स है वो अब हम देखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो आपका पहला फैक्टर है वो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अंडर प्रिविलेज लर्नर्स में कम फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज और कम्युनिटीज़ दैट स्ट्रगल विथ पॉवर्टी। ये लोग एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास इनकम कम होता है, वो अपना जो इनकम है वो अपने एकेडमिक वे में एकेडमिक फील्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं और वो गरीबी से झेल रहे होते हैं, गरीबी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। Economic limitations can restrict their access to quality education including tuition fees, school supplies, textbook and educational technology। एक इंसान को पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें वो फुलफ़िल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसों की बहुत कमी रहती है। उनको ट्यूशन फ़ीस चाहिए, स्कूल में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चाहिए, टेक्स्ट बुक के लिए पैसे चाहिए, और भी टेक्नोलॉजी कुछ चाहिए एजुकेशनल से रिलेटेड तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये सभी चीज़ें वो नहीं दे पाते हैं जिसकी वजह से वो अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर कहलाते हैं। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड जो फैक्टर है वो आपका है लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। सम अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स अटेंड स्कूल विद इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ओवरक्राउडेड क्लासरूम्स, insufficient teaching materials, outdated technology, or a lack of laboratories and sports facilities। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, क्लासरूम में कोई पढ़ाई के लिए मटेरियल नहीं है जिससे वो इंफॉर्मेशन ले सके, नॉलेज गेन कर सके, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड है, उसका अब यूज़ नहीं है, लाइब्रेरी की कमी है, लेबोरेटरी की कमी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की कमी है। तो ये सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जिसकी कमी की वजह से भी ये अंडर प्रिविलेज लर्नर्स कहलाते हैं। थर्ड वन इज जियोग्राफिक कॉन्स्टेंट। अंडर प्रिविलेज लर्नर्स इन रूरल और रिमोट एरियाज में फेस डिफ़िकल्टीज ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर होम्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे ऐसे अंडर प्रिविलेज लर्नर्स हैं जो रिमोट और रूरल एरियाज़ में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, जिनके पास कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं है, बाइक नहीं है, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं, कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा पाते हैं और नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, आपका जियोग्राफिकल फैक्टर्स आएगा जिसकी वजह से वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस कैन लीड टू इरेगुलर स्कूल्स अटेंडेंस एंड लैक ऑफ नियर बाई स्कूल्स में लिमिट देयर एजुकेशनल चॉइसेस। तो उनके गांव से शहर तक जाने के लिए बहुत लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन है और वो रेगुलर बेसिस पे नहीं जा सकते, जिसकी वजह से उनके अटेंडेंस नहीं बन सकते और वो नॉलेज नहीं गेन कर सकते। तो आपका थर्ड वन था जियोग्राफिक कॉन्स्टेंट, जो आपके अंडर प्रिविलेज लर्नर्स में एक फैक्टर्स है। उसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। Learners from marginalized groups such as racial or ethnic minorities, individuals with disabilities or those from disadvantaged caste or gender backgrounds may face additional obstacles। आपका जो ये फोर्थ वन है
डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन, इसमें क्या है, कुछ ऐसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी को उसके एथिक्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि वो नीची जाति का है, किसी को डिसेबिलिटीज़ की वजह से कि उसके वो लंगड़ा है, लूल्हा है, उसका हाथ टूटा है, आँख से अंधा है, देख नहीं सकता, कान से काना है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आते हैं, जिसकी वजह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, छोटे जात, बड़े जात, अमीर गरीब, तो इन सभी वजह से भी वो अपने नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं, जाके पढ़ नहीं पाते हैं, उनको हीन भाव से देखा जाता है, दूसरी नज़र से देखा जाता है। तो ये सब कारण भी है, ये सब ऑब्स्टिकल्स भी है। Discrimination, prejudice and bias can hinder their access to education and create an unequal learning environment. इन सभी चीज़ों की वजह से उनके पढ़ाई में बहुत रुकावट आता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है, बराबर तौर पे उनको इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता है। तो ये भी आपका एक फैक्टर था। उसके बाद आता है इनएडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम। अंडर प्रिविलेज लर्नर्स ऑफन लैक सफिशिएंट academic and emotional support system. They may not have access to qualified teachers, mentors, tutors, or counseling services, which can impact their educational progress and overall well-being. Underprivileged learners के पास कुछ sufficient academic support system नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एकदम ब्रिलियंट टीचर या कोई ऐसा टीचर जो उनको हेल्प कर पाए, कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, कुछ समझ में नहीं आया तो, या ऐसे मेंटोर जो सही और गलत की परख बता सके। तो ये सभी चीज़ों की कमी की वजह से भी वो लोग अपने एजुकेशनल प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज डिफरेंसेस कैन बी सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर अंडर प्रिविलेज लर्नर्स, पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम इमाइग्रेंट और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। जैसे मान लीजिए लैंग्वेज बैरियर में कैसे आएगा, हम रिमोट एरियाज़ के लोग हैं, वो अपने लोकल लैंग्वेज को बोलना जानते हैं, उन्हें हिंदी भी ढंग से बोलने नहीं आता, तो वो अब इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम स्कूल में भी जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज बोलना जानते हैं, हिंदी बोलना नहीं जानते हैं, उन्हें हिंदी बोलने नहीं आता है। तो ये लैंग्वेज बैरियर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में कि वो अपने नॉलेज को गेन नहीं कर सकते और अंडर प्रिविलेज लर्नर कहलाते हैं। Limited proficiency in the language of instruction can impact their understanding of curriculum. सॉरी, मुझे बहुत उबासी आ रही है। Understanding of curriculum content and hinder effective communication with teachers and peers. Peers का मतलब होता है इक्वल, अपने जैसे लोग। जैसे मान लीजिए कि वो 14 ईयर्स का है तो उसके साथ कोई एक ऐसा लड़का जो 14 ईयर्स का हो, तो इन सभी चीज़ों में भी जो लैंग्वेज बैरियर है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है अंडर प्रिविलेज लर्नर्स को। ये सारे क्या है, आपके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अंडर प्रिविलेज लर्नर्स कहलाते हैं, एक इंडिविजुअल कहलाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस दिस बैरियर्स एंड प्रोवाइड अंडर प्रिविलेज लर्नर्स विद इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ and support to ensure they have an equal chance to succeed in their education. अब उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है उसी सेक्शन में। क्वेश्चन, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, व्हाट डज अ टीचर नीड टू डिसाइड बिफोर प्लानिंग रेमेडिएशंस। कैसे आप पहचानोगे कि कोई बच्चा डिसेबल्ड, मतलब वो ये चीज़ नहीं सीख सकता है, नहीं जानता है, सीखने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, और क्या इलाज है उसका, एक टीचर कैसे पहचानता है, प्लान करता है उसे इस चीज़ से ठीक करने का। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे आप, आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट प्रोसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेप्स। एज अ टीचर, हियर्स आर सम कंसिडरेशन फॉर आइडेंटिफाइंग एंड प्लानिंग रेमेडिएशन फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। किसी भी ऐसे स्टूडेंट को पहचानना जो लर्निंग डिसेबल्ड कहलाता है, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और कुछ स्टेप्स हम यहाँ पे देखेंगे और उसके थ्रू समझेंगे कि कैसे एक टीचर प्लान करके उसे ठीक करने की कोशिश करता है वैसे डिसेबल्ड चिल्ड्रन को जो सीखने में ना समझ सक्षम नहीं है।
तो पहला स्टेप है आपका इनिशियल ऑब्जर्वेशन। टीचर शुड फर्स्ट ऑब्जर्व स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम टू आइडेंटिफाई एनी साइंस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। टीचर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है किसी भी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में कि हाँ ये चीज़ उसे सीखने में समझने में बहुत मुश्किल हो रहा है। दिस कैन इंक्लूड स्ट्रगल्स विद रीडिंग, राइटिंग, मैथ, अटेंशन, ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी और सोशल स्किल्स। इन सभी चीज़ों में क्या क्या आपका शामिल हो सकता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, लिखना नहीं चाहता है, मैथ का सॉल्यूशन उसे समझ में नहीं आ रहा है, क्लास में अटेंशन नहीं दे रहा है, ये उसकी याददाश्त कमज़ोर है, सोशल स्किल्स की कमी है। तो ये क्या है, आपका इनिशियल ऑब्जर्वेशन है जो टीचर एक ऑब्जर्व करता है। सेकेंड स्टेप में आएगा एकेडमिक परफॉर्मेंस। एनालाइज द स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस बाय रिव्यूइंग देयर ग्रेड्स, असाइनमेंट एंड टेस्ट। वो टीचर उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा, देखकर समझने की कोशिश करेगा कि ग्रेड कितना ला रहा है, असाइनमेंट में कितने मार्क्स मिल रहे हैं, क्लास में जो टेस्ट हो रहा है उसमें कितने मार्क्स वो लेकर आ रहा है। तो ये सभी चीज़ों को भी एनालाइज करते हैं एक टीचर, ताकि उनको पता चल सके कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो डिजर्व्ड स्टूडेंट है। लुक फॉर कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ अंडर अचीवमेंट और सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन देयर एबिलिटी एंड एक्चुअल अचीवमेंट। तो ये सभी चीज़ें क्या है, पैटर्न है जिसकी वजह से टीचर समझते हैं कि हाँ ये एबिलिटी नहीं है और ये अचीवमेंट है। थर्ड आपका आता है इनफॉर्मल असेसमेंट। कंडक्ट इनफॉर्मल असेसमेंट टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वो टीचर क्या करेंगे कि एक इनफॉर्मल असेसमेंट तैयार करेंगे जिसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि कमजोरी क्या है और ताकत क्या है किसी स्टूडेंट का। दे may include observation, checklist, work samples and interview with the students, parents and other relevant individuals। इसमें वो क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं, वर्क सैम्पल बना सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं बच्चों का, पेरेंट्स का और अदर रेलिवेंट इंडिविजुअल्स। तो इन सभी चीज़ों से भी निकाला जा सकता है जजमेंट। आपका नेक्स्ट है रेफरल एंड कोलैबोरेशन। इफ़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी इज सस्पेक्टेड, द टीचर शुड रेफर द स्टूडेंट्स टू द अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल सच एज द स्कूल साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेशन कोऑर्डिनेटर और अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। तो अगर ऐसा कोई सस्पेक्ट निकलता है बच्चों में, तो टीचर क्या करते हैं, उसे किसी प्रोफेशनल्स के पास भेजते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्कूल का कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई स्पेशल एजुकेशन कोऑर्डिनेटर है या कोई ऐसा टीम मेंबर जो इन चीज़ों को सही कर पाए। कोलैबोरेशन विद दिस स्पेशलिस्ट इज क्रूशियल इन ऑब्टेनिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग प्रोफाइल। तो ये सभी चीज़ों की वजह से भी पता चलता है और हम क्या कर सकते हैं, उन बच्चों के साथ उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं या किसी स्पेशल एजुकेशन कोऑर्डिनेटर के पास भेज सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मल असेसमेंट। क्वालिफाइड प्रोफेशनल सच एज स्कूल साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनल डायग्नोस्टिशियंस will administer formal assessment to assess the students' cognitive abilities, academic skill and socio-emotional functioning। तो अब वो साइकोलॉजिस्ट और जो मल्टी स्पेशलिस्ट आपके टीम मेंबर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे कि असेसमेंट तैयार करेंगे जिसके थ्रू वो कॉग्निटिव टेस्ट लेंगे बच्चों का और एग्जामिन करेंगे कि हाँ उनके अंदर क्या क्या चीज़ों की कमी है, एकेडमिक स्किल्स की कमी है, सोशियो इमोशनल फंक्शनिंग की कमी है। तो ये सभी चीज़ें वो प्रोफेशनल असेसमेंट प्रोसेस में आता है। दिस असेसमेंट में इंक्लूड इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट एंड बिहेवियरल असेसमेंट। अब इनमें क्या क्या असेसमेंट आता है, इंटेलिजेंस टेस्ट आता है, एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट आता है और आपका बिहेवियरल असेसमेंट आता है। फिर उसे पहचानने की कोशिश करेंगे, डायग्नोसिस करने की कोशिश। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट, द प्रोफेशनल इन्वॉल्व विल डिटरमाइन वेदर द स्टूडेंट मीट द क्राइटेरिया फॉर ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इन सभी प्रोसेस के बाद जो एक प्रोफेशनल है वो इस नतीजे पे आता है कि हाँ इसके अंदर किसी चीज़ की डिसेबिलिटी है, ये चीज़ समझने की कमी है इसके अंदर। दिस प्रोसेस टिपिकली फॉलोज गाइडलाइंस आउटलाइंड इन द डायग्नोसिस एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और अदर रेलिवेंट डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क। उसके बाद क्या क्या चीज़ें डायग्नोसिस होकर आ रहा है वो एक प्रोफेशनल उसे निकालेंगे, आउटलाइन करेंगे। Once a learning disability has been identified, the teacher need to consider several factors before planning remediation। अब अगर कोई चीज़ पहचान में आ गई कि हाँ ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो अब टीचर उसे कंसिडर करके और एक प्लान तैयार करेगा जिसके थ्रू उसे सही करेंगे। तो क्या क्या प्लान में आता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। कोलैबोरेट विद द स्कूल स्पेशल एजुकेशन टीम टू डेवलप एन IEP का फुल फॉर्म होगा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, विच आउटलाइंस स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स, accommodations, modifications and support services tailored to the students' needs।
अब जो कोलैबोरेशन टीम है वो क्या करेगी कि इन बच्चों को, जो आपके डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल लर्निंग गोल्स तैयार करेगी, अकोमोडेशंस तैयार करेगी, उनके रहने के लिए मॉडिफिकेशंस कैसे करना है उनका वो तैयार करेगी, और जो भी ज़रूरत है स्टूडेंट्स की उसे प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट प्रोसेस में आता है असेसमेंट रिजल्ट। एनालाइज द असेसमेंट रिजल्ट टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। द इंफॉर्मेशन विल गाइड द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी एंड इंटरवेंशन। उसके बाद फिर एनालाइज करेगी कि क्या उसके बाद रिजल्ट आ रहा है मॉडिफिकेशन के बाद। लर्निंग स्टाइल्स आता है उसके बाद। कंसीडर द स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस। जो बच्चों के लर्निंग स्टाइल से किस तरीके से वो सीखना पसंद करते हैं, किस वे से वो सीखना पसंद करते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। सम स्टूडेंट्स में बेनिफिट फ्रॉम विजुअल एड्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ और टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स। अब कुछ बच्चे हैं जो विजुअल ऐड को देख के सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ है जो हाथों से एक्टिविटी जो करते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, कुछ बच्चों के इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है। तो ये सभी उनके प्रेफरेंस और वे ऑफ स्टाइल है कि वो कैसे लर्न करेंगे। अडेप्टिंग टीचिंग मेथड्स टू एकोमोडेट इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स कैन इन्हांस द इफेक्टिवनेस ऑफ रेमेडिएशंस। तो ये सभी चीज़ों को अब अगर वो अडॉप्ट करते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं तो उनको सुधारने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर आता है प्रायोरिटाइज एरिया ऑफ नीड। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एरियाज वेयर द स्टूडेंट रिक्वायर रेमेडिएशंस सच एज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग एक्सप्रेशन और मैथ कैलकुलेशन। अब जो रेमेडिएशंस की ज़रूरत है स्टूडेंट्स के, कुछ स्पेसिफिक ऐसे बच्चे हैं तो उनको क्या करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन जो होता है उसे पढ़ाएंगे, और राइटिंग, रिटन एक्सप्रेशन, जो लिखी हुई चीज़ें हैं उन्हें कैसे एक्सप्रेशन के थ्रू बताना है, या मैथ का कैलकुलेशन करवाएंगे। तो ये सभी चीज़ें क्या है, बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके स्ट्रेटजी को जानने के लिए। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। प्लान इंस्ट्रक्शन दैट अकोमोडेट्स द स्टूडेंट स्पेसिफिक नीड्स। प्लान कीजिए ऐसे चीज़ों की जिसकी वजह से जो स्टूडेंट की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग कंटेंट। क्या क्या आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस में? कंटेंट को मॉडिफाई करना, प्रोसेस करना एंड प्रोडक्ट्स टू प्रोवाइड मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग। और बहुत सारे ऐसे रास्ते को खोल देना जिसकी वजह से वो उन्हें सीखने में आसानी हो। Consider using a variety of teaching methods, providing extra practice and offering additional supports as necessary. अब इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि डिफरेंट तरीके से हम उन्हें सिखाने की कोशिश करें या उन्हें प्रैक्टिस कराने की कोशिश करें, और जितना हो सके एडिशनल सपोर्ट दें जो उन्हें ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। एस्टेब्लिश अ सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस रेगुलरली। और ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें रेमेडिएशंस दिया जा रहा है उन्हें टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना है कि इनका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या कह रहा है रेगुलर बेसिस पे। दिस कैन इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट असेसमेंट, ट्रैकिंग डेटा एंड मेकिंग एडजस्टमेंट टू द रेमेडिएशंस प्लान बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। तो ये सभी चीज़ें क्या है उन्हें सिखाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, और जो प्रोफेशनल्स हैं वो ये समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ इनके अंदर प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं। Remember, collaboration with parents, colleagues and specialists is essential throughout the identification and remediation process to ensure a comprehensive and supportive learning environment for children with learning disabilities. और हमेशा ध्यान में रखें कि टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ, कलीग्स के साथ और स्पेशलिस्ट के साथ हमेशा कोलैबोरेशन बना के रखें, ताकि ये पता चले कि आपके बच्चे की जो डिसेबिलिटीज़ है उसमें सुधार आ रहा है या नहीं, उन्हें बेटर तरीके से सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है या नहीं। तो ये है आपका 2 क्वेश्चन सेक्शन बी का। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर पाऊँ आपके एग्ज़ाम से पहले। और आपको अगर असाइनमेंट के सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।